Hello everyone. As you all know that we have taken chapter number 5th of class 9th, that is the fundamental unit of life. ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है. सो हमारा जो लास्ट सेल ऑर्गेनल्स 2 सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके, सो अब जान लेते हैं हम प्लास्टिड्स के बारे में. ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में 4 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं. फर्स्ट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वाज गोल्गी अपैरेटस, थर्ड वाज लाइसोसोम्स एंड फोर्थ वाज माइटोकॉन्ड्रिया. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लास्टिड्स एंड vacuole. ठीक है, I will tell you something little bit about the ribosomes also, because in this chapter in various places we have heard the name of ribosomes. ठीक है, so I will tell you about that also, a short description. Okay, so now प्लास्टिड के बारे में जान लेते हैं. जो प्लास्टिड होता है ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है. आपको जो प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे आप केवल इनको प्लांट सेल में ही देख पाएंगे, आप इनको एनिमल सेल्स में आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे. अब जैसे यहाँ पर प्लास्टिड पूरा नाम तो नहीं दिया है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नाम दिया. अभी हम जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड का, तो प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं. प्लास्टिड के 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट. तो अभी यहाँ पे पहले इसका एकदम स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए कैसे होता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट फॉर्म में इसको अच्छे से दिखाया गया है. ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि जो आपका प्लास्टिड होता है, जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और उनका खुद का राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम था. इन द सेम वे प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम. इनका भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है. ठीक है, इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से मेम्ब्रेन होता है. इसके बाद आपने देखा होगा ये ऐसे करके छोटे छोटे कुछ आपके कुछ पार्ट्स बने हुए थे, ऐसे करके पैरेलल थे ना, कुछ मेम्ब्रेन थी जो कि एकदम एक दूसरे के एकदम पैरेलल थी. ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये जो मेम्ब्रेन्स बन के ये सब जो पार्ट्स हैं ये इसमें पूरी तरीके से ये फिल्ड होते हैं. ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में ये पूरी तरीके से फिल्ड होते हैं. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टोमा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम स्टोमा बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ना नाम, दैट इज़ इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं. ओके, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. यस, अब ये देखिए ये अब ये जो छोटे छोटे आपको सब पैरेलल तरीके से दिख रहे हैं ना, तो दिस इज़ मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट में पूरे फिल्ड अप होते हैं. देखिए पूरी तरीके से ये पूरे फिल्ड अप है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है, इनको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है, अब ये हम लोग जान गए कि इनका अब जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे राइबोसोम का खुद का डीएनए और आरएनए होता है, इन द सेम डीएनए और राइबोसोम होता है, इन द सेम वे प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. तो ये बहुत बार 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है. सो यू कैन आंसर देम. ठीक है, सो अब यहाँ पे जान लेते हैं प्लास्टिड्स जो कि प्लांट सेल में ही केवल प्रेजेंट रहते हैं. इनके 2 टाइप होते हैं. ठीक है, अब ये 2 तरीके के प्लास्टिड होते हैं. पहला आपका क्रोमोप्लास्ट होता है एंड सेकंड विल बी ल्यूकोप्लास्ट. तो पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बता देते हैं. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट या आप इसे कलरलेस प्लास्टिड या आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड बोल सकते हैं. ये आपका कहाँ मौजूद रहता है, आपके सेल में थोड़ा सा अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आपके. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाएंगे. ये वाइट कलर के होते हैं या कलरलेस होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं. ओके, इनका जो मेन काम होता है वो इनका जो मेन काम होता है वो होता है स्टोरेज का. क्या स्टोर करते हैं ये लोग, स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को ये स्टोर करने का काम करते हैं. क्या करते हैं, ये कुछ मटेरियल को स्टोर करते हैं, चाहे स्टार्च, ऑयल्स या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. ठीक है, इन सबको ये स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, अब हम अपने दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं प्लास्टिड की, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट आपका क्या होता है, इनको हम लोग कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, हम लोग कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं. इनका काम क्या होता है कि जैसे ये क्या करते हैं कि हमारे सेल को कुछ
कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लीव्स वगैरह होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। इवन यू हैव सीन सम ऑफ द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑल्सो। तो प्लास्टिड क्या होता है, वो एक पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें जो आपके लीव्स वगैरह हैं वो ग्रीन दिखती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन करता है, प्लास्टिड क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या काम होता है, क्रोमोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट को भी आप बोल सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, दोनों का जो मेन काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का काम करना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे कलर्स इन्वॉल्व, मतलब कि बहुत सारे पिगमेंट इसमें से निकलते हैं, जैसे कि येलो ऑरेंज कलर का भी पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो आपको अधिकतर करके क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट है वो आपको एरियल पार्ट्स में, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में देखने को मिलेगा, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपको थोड़ा अंडरग्राउंड पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके फंक्शनिंग पता चल गई कि इनकी जो फंक्शनिंग होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो मेनली क्या होती है कि प्रोटीन्स जो खाना बनाते हैं ना, प्लांट्स हमारे खुद अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो वो क्या स्टोर करते हैं, वो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि इनका खुद का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब सारी चीज़ें बता दिया कि इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वैक्यूल, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस आप कह सकते हैं ऑफ द सेल, ठीक है, इन योर कोर्स, ठीक है। अगर आपकी कोर्स तक की बात करें क्लास 9th में, तो आप में केवल 6 ही चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट सेल ऑर्गेनल है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, पहले अगर हम इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लें तो वैक्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इनकी भी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। जो कि अगर हम बात करें इनकी कि ये जो हमारे वैक्यूल होते हैं ये सेल सैप से पूरे भरे होते हैं, ठीक है। ये किससे भरे हुए होते हैं, सेल सैप से पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे होते हैं, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो पूरी तरीके से सेल सैप से भरे होते हैं। अब ये सेल सैप क्या करता है, ये उनको टर्जिडिटी या रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, सॉलिडिटी, ठीक है, तो वो इनको सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल को सॉलिडिटी प्रोवाइड करने पर करता है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, ठीक। तो हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी आपके मेम्ब्रेन्स टाइप के दिखेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन ही होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स होते हैं जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे आधा जो पूरा पोर्शन दिख रहा होगा ये पूरा वैक्यूल से भरा हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले करके रखता है। लेकिन उसी जगह पे अगर इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा सा आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी उसको अच्छे से दिखाया नहीं है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम छोटा सा, एकदम ऐसे करके एकदम छोटे से छोटे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। लेकिन इसी जगह पे आप इनकी बात करेंगे प्लांट सेल की, तो जो वैक्यूल रहेगा वो ये जो आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूल। और आपको इसी जगह पे एनिमल्स में कैसे ऐसे छोटे छोटे देखने को मिले, और वो भी सेंटर पे नहीं देखने को मिलेंगे, वो कहीं भी देखने को वो आपको सेंटर पे ही आसपास में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इनका जो अगर, तो ये आपको समझ में आ गया कि एनिमल्स में और प्लांट सेल में, इन दोनों में साइज़ का थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। एनिमल में छोटे पाए जाएंगे और प्लांट्स में थोड़े से बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। ये भी पता चल गया आप लोगों को कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे हुए होते हैं, जो कि हमारे प्लांट सेल को रिजिडिटी और क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे में, तो जो इनका काम होता है, मेन जो वर्क होता है इनका क्या होता है, स्टोरेज का। क्या काम होता है इनका, स्टोरेज का,
ठीक। तो ये क्या क्या स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके अपने अंदर में रखते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, शुगर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि इन वैक्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। और इसमें एक और काम होता है वैक्यूल का, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर ज़्यादा एक्सेस वाटर हो गया है सेल में, ठीक है, एक्सेस वाटर अगर सेल में हो गया है तो ये इसको बाहर निकालने का काम करते हैं, एक्सपेल करने का काम भी करते हैं। या कुछ वेस्ट है, कुछ आप कह सकते हैं ना वेस्ट या एक्सेस वाटर, जो अगर सेल के अंदर में है तो उसको निकालने का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स को भी स्टोर करने का काम करते हैं, जस्ट लाइक अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑल। ठीक। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड की या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, किन की बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अभी हम लोगों ने जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी तो उसमें कुछ नाम थे, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना एंड ऑल ना। तो अब ये लोग कैसे, अब ये यहाँ पर कैसे वैक्यूल काम करता है, तो इसमें वैक्यूल इस तरीके से काम करता है कि इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो फूड वैक्यूल कंटेन करते हैं। ठीक है, वो फूड वैक्यूल्स कंटेन करते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है, उसमें क्या रहेगा कि फूड आएगा और जैसे कि फूड आइटम्स के तरीके काम करेगा, उसमें और सारी चीज़ें जैसे कि अमीनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं रहेंगी, उसमें केवल फूड आइटम आएगा, फिर उसके बाद यूज़ होगा, फिर वो अपने आप फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसमें और कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है। ठीक है, तो अमीबा वगैरह में फूड वैक्यूल्स क्या कंटेन करते हैं, फूड आइटम्स, आपके सीधे उसमें फूड आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अमीबा डायरेक्ट ऐसे ही कंज्यूम करता है। ओके, सो नाउ ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब पढ़ ली हैं, अपने चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे तो कि जो सेल होता है, सेल में भी जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स में आप लोगों ने पढ़े उनका खुद का कुछ स्ट्रक्चर होता है, उनमें अलग अलग सब फंक्शन कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा ना कि कुछ स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और नाम आया था बार बार, राइबोसोम का। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है जिसमें जो कि आरएनए का बना होता है। ठीक है, राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होती है, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह में पाए जाते हैं। अभी आप लोगों ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए गए थे और वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, तो आपका जो राइबोसोम होता है वो क्या है, छोटा सा पार्टिकल है जो कि आरएनए से बना हुआ होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस को फिर गोल्गी apparatus के पास भेजता है, गोल्गी apparatus फिर उसे मॉडिफाई करके डिस्पैच करने का काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दे दी मैंने। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सेल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि सेल जो होता है, अब हम इसे कहते हैं ना कि बेसिक या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक पार्ट है ये सब। अगर सेल होगा तभी तो कोई ऑर्गेनिजम्स अपना आपका हो पाएगा ना, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा। जैसे कि काफ़ी सारे सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो रेस्पिरेशन में आपका हेल्प करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन बनाने में, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने में, कुछ नए नए प्रोटीन्स को बनाने में। तो सारी चीज़ों में सेल का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, सेल हर चीज़ में हेल्प करता है, और खुद इतने सारे फंक्शनिंग हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल बहुत काम करता है। ठीक है, और सेल अगर कहा जाए सेल के बिना तो पूरी बॉडी अधूरी है। अगर सेल नहीं रहेगी तो फिर कैसे बॉडी मेंटेन कैसे होगी, बॉडी बनेगी कैसे। ठीक है, ठीक, फिर क्योंकि सेल से ही फिर आपके टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ये आपकी एक जाके बॉडी तैयार होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बेसिक या स्ट्रक्चर या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ या बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि जो सेल है इतनी छोटी सी सेल होती है, एकदम कितने माइक्रोन की, एकदम छोटे से, बहुत ही छोटी होती है, और उसमें भी इतने सारे फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद ये सब टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गेन्स, तब जाके आपकी पूरी बॉडी एक अच्छे से वर्क कर पाती है, फंक्शन कर पाती है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, ठीक है। गो थ्रू द चैप्टर वंस, ठीक है, सो दैट यू कैन नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपको लाइन बाय लाइन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक्स में क्या दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड बीइंग अ एनसीईआरटी इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको कहीं से हर लाइन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो थैंक यू।